साल 1857 देश में क्रांति की आग जल रही थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते ग्वालियर पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया उनकी मदद करेंगे, लेकिन इतिहास की किताबों में दर्ज है कि मदद नहीं मिली बल्कि धोखा मिला। तभी से सिंधिया राजघराने के नाम से एक ऐसा दाग जुड़ गया जिसकी चर्चा 150 साल बाद भी होती है। हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन विनायक सावरकर ने तो जयाजी राव को फिरंगियों का गुलाम और कायर तक लिखा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इल्ज़ाम की नहीं है। यह कहानी है उस खानदान की जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का किसान या पाटिल हुआ करता था और देखते ही देखते मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा सिपहसालार हुआ। ये कहानी उस शासक की है जो इतना ताकतवर हो गया कि उसने दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह को अपनी पनाह में लिया और खुद उसका संरक्षक यानी वकील उल मुतलक बना। आज़ाद हिंदुस्तान में भी ये परिवार सत्ता से दूर नहीं रहा। 1957 से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब सिंधिया परिवार का कोई सदस्य, सांसद या विधायक न रहा हो। लेकिन इस शाही राजनीति की भी अपनी महाभारत थी। एक ही परिवार, दो ध्रुव। माँ राजमाता विजयाराजे सिंधिया बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, तो बेटा माधवराव सिंधिया कांग्रेस का चमकता हुआ सितारा, और अब पोता ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में घर वापसी कर लेते हैं। तो क्या है सिंधिया परिवार की कहानी? कैसे एक किसान परिवार दिल्ली का किंग मेकर बना और एक माँ ने सियासत के लिए अपने बेटे को क्यों छोड़ दिया? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे सिंधिया खानदान की कहानी, गद्दारी के आरोपों से लेकर सियासत के शिखर तक। सिंधिया आज ये नाम सियासत और राजसी विरासत का प्रतीक है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा ही नहीं था। सिंधिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ या एंग्लिसाइज्ड स्पेलिंग है। असल में मराठी सरनेम था शिंदे, जिसका अपभ्रंश होते होते सिंधिया हो गया। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सातारा गांव के पास बसे कनेरखेड़ गांव से, जहां शिंदे परिवार रहता था। वो कोई बहुत बड़े जागीरदार नहीं थे, गांव के पाटिल थे यानी मुखिया, और कुनबी जाति से ताल्लुक़ रखते थे। खुद माधवराव सिंधिया ने एक बार कहा था कि मुझे इस बात पर गर्व है कि हम ज़मीन से उठे लोग हैं, मामूली किसान जिन्होंने अपने खून पसीने के दम पर सब कुछ हासिल किया। इस सब कुछ की शुरुआत की थी राणोजी शिंदे ने। राणोजी पेशवा बाजीराव प्रथम की फौज में एक मामूली सिपाही थे, लेकिन उनकी पहचान बनी उनकी वफादारी से। कहानी कुछ यूँ है कि एक रोज़ पेशवा बाजीराव छत्रपति शाहूजी महाराज से एक लंबी मुलाकात के बाद बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका निजी सेवक राणोजी ज़मीन पर सो रहा है, लेकिन नींद में भी उसने पेशवा की जूतियां अपने सीने से कसकर लगा कर रखी थी। अब यह महज एक किस्सा नहीं था, ये उस दौर की हकीकत थी। तब दुश्मनों को जहर देने का एक आम तरीका था जूतियों में जहर लगाना। राणोजी की यह वफादारी देखकर पेशवा इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे अपनी खास टुकड़ी यानी पागा में शामिल किया। राणोजी की बहादुरी और युद्ध कौशल ने जल्द ही उन्हें पेशवा का करीबी बनाया। 1728 में जब पेशवा ने मालवा को मुगलों से छीना तो राणोजी को वहां का सूबेदार बनाया गया और उन्हें वहां से टैक्स वसूलने का अधिकार मिला, जिसका 65% वो अपने पास भी रख सकते थे। राणोजी ने इसके बाद कई बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। उन्होंने 1738 में निज़ाम उल मुल्क के खिलाफ और 1739 में पुर्तगालियों के खिलाफ अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। उनकी काबिलियत को देखते हुए पेशवा ने मालवा को हमेशा के लिए उनके सुपुर्द किया और यहीं से सिंधिया सल्तनत की औपचारिक शुरुआत हुई। 1731 में राणोजी ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। राणोजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उनमें एक शासक की दूरदर्शिता भी थी। उन्होंने सूफी संत मंसूर अली शाह को अपना गुरु माना और बीड़ में उनके लिए एक दरगाह भी बनाई। सिंधिया परिवार आज भी उस दरगाह पर हर साल होने वाले उर्स का आयोजन करता है। 1745 में राणोजी की मौत हुई। राणोजी के बड़े बेटे जयप्पा को 1759 में मार दिया गया। उनके बाकी बेटे और पोते 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मारे गए। सिंधिया परिवार लगभग खत्म हो चुका था। तबाह हो चुकी उस सल्तनत के खंडहरों पर सिर्फ एक शिंदे तब खड़ा था, राणोजी का सबसे छोटा बेटा महादजी सिंधिया। वही महादजी जिसे सिंधिया सल्तनत का सबसे ताकतवर शासक बनना था आने वाले भविष्य में।
1761 का साल, पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस जंग ने मराठा साम्राज्य की कमर तोड़ दी। सिंधिया परिवार के लगभग सभी बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। उनके सरों को भाले पर रखकर मराठा आर्मी के सामने से परेड भी कराया गया था। चारों तरफ तबाही और नाउमीदी का मंजर था और इसी मैदान में एक 31 साल का नौजवान मराठा बुरी तरह जख्मी पड़ा था। एक अफगान सिपाही ने उसके घुटने पर ऐसा वार किया था कि वो जिंदगी भर फिर ठीक से चल नहीं पाया। मौत सामने खड़ी थी। तभी राणे खान नाम का एक भिश्ती यानी पानी पिलाने वाला वहां पहुंचा और उसने उस जख्मी सैनिक को पहचान लिया। ये राणोजी शिंदे का सबसे छोटा बेटा महादजी सिंधिया था। राणे खान महादजी को अपनी बैलगाड़ी में डालकर कई महीनों के सफर के बाद वापस दक्कन लाया। अब महादजी की जान तो ऐसे बच गई, लेकिन सिंधिया सल्तनत लगभग खत्म हो चुकी थी। यहीं से महादजी सिंधिया के उस सफर की शुरुआत हुई जो उन्हें दिल्ली का किंग मेकर बनाने वाला था। महादजी को समझ आ गया था कि अंग्रेजों की बढ़ती ताकत का मुकाबला पुरानी तरकीबों से नहीं किया जा सकता। उन्हें ऐसी फौज चाहिए थी जो यूरोपियन स्टाइल में लड़ सके और इसके लिए उन्होंने एक फ्रेंच कमांडर बेनवा दे बोइन को अपनी सेना में भर्ती किया। द बोइन की मदद से महादजी ने पैदल सेना की 16 बटालियंस, 500 तोपें और 1 लाख से ज़्यादा घुड़सवारों की एक ताकतवर फौज खड़ी की जो यूरोपियन तौर तरीकों से लड़ सकती थी। महादजी एक चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने देखा कि दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय नाम का सुल्तान रह गया, असल ताकत उसके वजीरों के हाथ में थी, तो महादजी ने दिल्ली की तरफ कूच किया। 1772 में उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और शाह आलम को दोबारा तख्त पर बैठाया। इस मदद के बदले बादशाह ने महादजी को वकील उल मुतलक यानी साम्राज्य का संरक्षक बनाया। महादजी ने कहा कि यह पदवी उनके मालिक यानी पुणे में बैठे पेशवा की है, वो तो सिर्फ उनके डेप्यूटी ही रहेंगे। अपने कहने के मुताबिक वो डेप्यूटी थे, लेकिन इतनी बात पक्की थी कि अब दिल्ली की सल्तनत महादजी के इशारे पर चलती थी। कुछ साल बाद 1788 में गुलाम कादिर नाम के एक रोहिल्ला सरदार ने दिल्ली पर हमला किया और बादशाह शाह आलम की आंखें निकलवा दी। एक बार फिर महादजी की सेना दिल्ली पहुंची और उन्होंने बादशाह को बचाया। अब महादजी उत्तर भारत के सबसे ताकतवर शख्स थे, लेकिन अपनी ह्यूमिलिटी के लिए वो अभी भी जाने गए। 1792 में जब वो पुणे में पेशवा के दरबार में पहुंचे तो हाथी से उतरकर सबसे पीछे खड़े हुए। जब पेशवा ने उन्हें आगे आने को कहा तो महादजी ने एक पुरानी पोटली खोली जिसमें उनके पिता राणोजी की जूतियां रखी थी। महादजी ने कहा कि मेरा और मेरे पिता का असली काम तो यही था। महादजी का सपना भारत की सभी ताकतों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करना भी बताया गया, लेकिन 1794 में उनकी मौत के साथ सपना अधूरा रह गया। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अगर महादजी कुछ और साल जिंदा रहते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था, लेकिन इतिहास फिर इसी का नाम है, अगर और मगर की कहानी। महादजी की 9 पत्नियां थी, लेकिन कोई बेटा नहीं था। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने भतीजे दौलत राव को अपना वारिस चुना। महादजी के जाने के साथ ही सिंधिया खानदान में वारिस न होने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अगली 1.5 सदी तक इस परिवार का पीछा करता ही रहा। सिंधिया राजघराने के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ आया 1857 में। देश में क्रांति के पहले चिंगारी भड़कती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर पहुंचती हैं। इतिहास की किताबों के मुताबिक उस वक्त के महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने रानी का साथ नहीं दिया। अब रानी लक्ष्मीबाई का साथ न देने के कारण पेचीदा हैं, लेकिन हिंदुत्व के सबसे बड़े विचारकों में से एक विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जयाजीराव के लिए बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिंधिया को फिरंगियों का गुलाम और कायर तक लिखा। सावरकर लिखते हैं कि जब रानी की मुलाकात जयाजीराव सिंधिया से हुई तो एक कोबरा भी अपने ऊपर पैर रखे जाने पर इतना नहीं फुफकारता जितना लक्ष्मीबाई इस गद्दार को देखकर गुस्से से भर गई थी। सिंधिया परिवार इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने रखता है। विजयराजे सिंधिया ने अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखा है कि जयाजीराव उस वक्त मजबूर थे, उनकी अपनी फौज बागी हो गई थी। विजयराजे के मुताबिक जयाजीराव ने रानी के परिवार और औरतों को पनाह दी और उन्हें सुरक्षित आगरा के किले तक पहुंचाया। 2024 में दी ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसी बात को दोहराया था। उन्होंने कहा कि झांसी की रानी की मदद जयाजीराव सिंधिया ने अंत तक की। अंग्रेजों ने फौज का इस्तेमाल करने के लिए कहा था झांसी के खिलाफ, लेकिन जयाजीराव ने मना कर दिया तो अंग्रेजों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था, जेल में डाला। अब सच्चाई जो भी हो, 1857 के बाद सिंधिया पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गए। उन्हें बड़े बड़े खिताब मिले, इनाम मिले, लेकिन उनकी असली ताकत खत्म हो चुकी थी। कहानी आगे बढ़ती है और भारत आज़ाद होता है।
उस वक्त ग्वालियर के महाराजा थे जीवाजी राव सिंधिया। उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाते हुए अपनी रियासत का विलय भारत में किया। जीवाजी राव खुद सियासत से दूर रहे, लेकिन उनकी पत्नी महारानी विजयाराजे सिंधिया की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। विजयाराजे का जन्म नेपाल के राजसी राणा परिवार में हुआ था। एक आम महारानी की तरह वो महलों में ही रहती, लेकिन 1957 में उन्हें राजनीति में दाखिल होना पड़ा। और ये क्यों हुआ, ये अगेन एक दिलचस्प कहानी। हाउस ऑफ सिंधिया में रशीद किदवई बताते हैं कि 1950 के दशक में कांग्रेस और खासकर जवाहरलाल नेहरू का ग्वालियर घराने पर शक गहरा रहा था। उसके दो कारण थे। नाथूराम गोडसे ने जिस पिस्टल से गांधी की हत्या की, इल्जाम लगा कि वो पहले ग्वालियर रेजिमेंट के कर्नल की थी, और इस पिस्टल को नाथूराम ने हत्या के 2 दिन पहले ग्वालियर के एक गन ट्रेडर से ही खरीदा था। दूसरी वजह ये कि 1951-52 के चुनावों में हिंदू महासभा ने मध्य भारत असेंबली में 11 और 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इलाके में हिंदू महासभा कांग्रेस की सबसे बड़ी चैलेंजर बनकर उभरी। ये मध्य प्रदेश बनने के पहले की बात है, जब मध्य भारत हुआ करता था उस रीजन में। चुनावों में मिली चुनौती और गांधी की हत्या में जो पिस्टल इस्तेमाल हुई, उसका ग्वालियर कनेक्शन, इन 2 कारणों के चलते नेहरू सरकार के ग्वालियर से संबंधों में तनाव आने लगा। जीवाजी राव की तबीयत नासाज भी रहती थी, लिहाजा रानी विजयाराजे ने दिल्ली जाकर खुद नेहरू से मुलाकात की। दिलचस्प बात यह कि जीवाजी राव को इसकी खबर नहीं थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में विजयाराजे लिखती हैं कि जीवाजी राव मुंबई में थे और फोन लाइन डाउन होने के चलते उनसे बात नहीं हो पाई। बकौल विजयाराजे उन्होंने नेहरू से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि महाराज या वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं। तब नेहरू ने जो जवाब दिया उसे सुनकर विजयाराजे चौंक गए। नेहरू ने विजयाराजे से कहा कि तब तो महाराज को 1957 के चुनावों में कांग्रेस की तरफ से लड़ना भी चाहिए, डेमोक्रेसी आ गई। विजयाराजे समझाती रहीं कि महाराज की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है ही नहीं, लेकिन नेहरू माने नहीं और अंत में नेहरू ने विजयाराजे से गोविंद वल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री से मिलने को कहा। शास्त्री जी ने विजयाराजे को इस बात के लिए मनाया कि महाराज अगर नहीं लड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और इस तरह विजयाराजे सिंधिया की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। वो चुनाव जीती भी, लेकिन कांग्रेस में उनका मन ज़्यादा दिन लगा नहीं। वो पार्टी की समाजवादी नीतियों से सहमत नहीं थी। 1966 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीपी मिश्रा ने एक सभा में राजघरानों को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया। पचमढ़ी की ये घटना है। ये बात राजमाता को चुभ गई। कुछ ही महीनों बाद बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की पुलिस फायरिंग में मौत ने और नाराज कर दिया उन्हें। 1967 में उन्होंने कांग्रेस फिर छोड़ी अंततः और जनसंघ में शामिल हुई। ये उस दौर की सियासत में एक बड़ा भूचाल था। उन्होंने न सिर्फ चुनाव जीता, बल्कि कांग्रेस के 36 विधायकों को तोड़कर डीपी मिश्रा की सरकार को गिराया भी। मध्य प्रदेश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसकी सूत्रधार थी राजमाता विजयाराजे सिंधिया। अब वो विपक्ष की सबसे बड़ी नेताओं में से एक हुई और इंदिरा गांधी की मुखर आलोचक भी। टकराव अपने चरम पर पहुंचा 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। 25 जून 1975 की रात, जब देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता गिरफ्तार किए जा रहे थे, तब राजमाता दिल्ली में अपनी सबसे छोटी बेटी यशोधरा का जन्मदिन मना रही थी। उन्हें खबर मिली कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश है। उनके बेटे माधवराव, जो उस वक्त जनसंघ के सांसद थे, गिरफ्तारी के डर से नेपाल भाग गए। उन्होंने अपनी माता और बहनों को भी नेपाल आने का संदेश भेजा। फिर राजमाता कुछ दिनों तक छिपी रहीं, लेकिन आखिर में उन्होंने नेपाल जाने के बजाय ग्वालियर जाकर सरेंडर करने का फैसला लिया। उन्हें पहले पचमढ़ी और फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया। सिंधिया परिवार के लिए ये बड़ा मुश्किल दौर था। एक तरफ माँ जेल में, दूसरी तरफ बेटा देश से बाहर। यहीं से माँ और बेटे के बीच वो दरार पड़नी शुरू हुई, जिसने सिंधिया परिवार की सियासत को हमेशा के लिए बदला। खैर, इमरजेंसी खत्म हुई। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जेल से बाहर आईं और उनके बेटे माधवराव सिंधिया नेपाल से भी लौटे। कुछ महीनों के लिए परिवार में सब कुछ ठीक था। राजमाता ने सियासत से दूरी बना ली और अपना ज़्यादातर वक्त परिवार के साथ वो बिताने लगी, लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन टिकी नहीं। जल्द ही राजमाता के सबसे भरोसेमंद सलाहकार सरदार संभाजीराव आंगड़े, सरदार आंगड़े जिनको कहा गया, वो भी जेल से रिहा हुए। वीर संघवी और नमिता भंडारे अपनी किताब माधवराव सिंधिया अलाइव में लिखते हैं कि आंगड़े के वापस आते ही परिवार में सियासत की दखलंदाजी फिर से शुरू हुई। आंगड़े, जिन्हें माधवराव अपनी मां और अपने बीच की दरार की सबसे बड़ी वजह मानते थे, उन्होंने राजमाता को दोबारा एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए मना लिया। यहीं से मां और बेटे के रास्ते फिर हमेशा के लिए अलग हुए। टकराव राजनीतिक टसल में भी तब्दील हुआ और 1980 में दोनों के रास्ते पूरी तरह अलग हो गए, जब माधवराव ने अपनी मां की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर
कांग्रेस का दामन थामा। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टसल नहीं रहा, एक माँ और बेटे के बीच खुली जंग हो गई। राजमाता ने जनता पार्टी और फिर 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी भूमिका निभानी शुरू की। वो पार्टी की संस्थापक उपाध्यक्ष बनी। दूसरी तरफ माधवराव अपनी मां की हिंदुत्व वाली राजनीति से सहमत नहीं थे। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े एक लिबरल लीडर थे और ये एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने अपनी मां और आंगड़े की सियासत को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये एक बेटे की अपनी मां के खिलाफ खुली बगावत भी थी। टकराव अपने चरम पर पहुंचा 1984 के लोकसभा चुनाव में। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सहानुभूति की लहर थी। बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव लड़ने उतरे, क्योंकि ग्वालियर उनका गृहनगर था और उन्हें राजमाता का पूरा समर्थन हासिल था। आशीर्वाद उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने माधवराव सिंधिया को ग्वालियर से वाजपेयी के खिलाफ मैदान में उतारा। माधवराव ने पहले अपनी सुरक्षित सीट गुना से पर्चा भरा और नामांकन के आखिरी दिन आखिरी कुछ घंटों में ग्वालियर पहुंचकर वाजपेयी को भी चुनौती दी। अब ग्वालियर की लड़ाई सिंधिया बनाम सिंधिया बन गई, क्योंकि पर्चा अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भरा गया था, लेकिन उन पर आशीर्वाद तो राजमाता का ही था। राजमाता ने पहली बार अपने ही बेटे के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने चुनावी सभाओं में कहा कि मैं अहिल्याबाई होलकर की तरह हूं, जिसे अपने लोगों के लिए अपने बेटे को भी कुचलवाना पड़ा। जवाब में माधवराव ने अपनी मां के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। माधवराव ने अटल बिहारी वाजपेयी को 2.25 लाख वोटों के भारी अंतर से हराया। इस चुनाव ने माधवराव को कांग्रेस का हीरो बनाया, लेकिन मां बेटे के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रही, ये जायदाद और विरासत की लड़ाई भी बनी। वीर संघवी अपनी किताब माधवराव सिंधिया अ लाइफ में लिखते हैं कि ग्वालियर का विशाल जयविलास पैलेस 2 हिस्सों में बंटने लगा। महल के अंदर कमरों और विंग्स पर ताले लगने लगे। राजमाता ने ग्वालियर का विशाल जयविलास पैलेस छोड़ दिया और बगल के रानी महल में रहने चली गईं। महल के नौकरों और कर्मचारियों को भी चुनना पड़ा कि वो किसके साथ है, माँ के या बेटे। ये विवाद सिंधिया परिवार के पूजनीय पन्ने के शिवलिंग, जो एमरल्ड का शिवलिंग है, उस तक भी पहुंच गया, जिसे महाजी सिंधिया अपनी पगड़ी में पहनते थे। राजमाता ने शिवलिंग वापस लेने के लिए आमरण अनशन की धमकी दे दी। माधवराव को तब झुकना पड़ा और उनकी पत्नी माधवी राजे ने भारी मन से वो शिवलिंग अपनी सास को सौंपा भी। इस लड़ाई का सबसे कड़वा अध्याय राजमाता ने अपनी वसीयत में लिखा, लेकिन 1985 में लिखी इस वसीयत में उन्होंने माधवराव को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। उन्होंने लिखा कि उसने खुद को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो अपनी मां के मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर सके, जो हर बेटे का धार्मिक कर्तव्य होता है। एक मां और बेटे का रिश्ता पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया। 1984 में माधवराव की जीत ने उन्हें एक झटके में राजमाता के बेटे वाली जो पहचान है उससे निकालकर पॉलिटिक्स के आसमान पर खड़ा कर दिया। वो सिर्फ ग्वालियर के महाराज नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कैरिस्मेटिक लीडर थे जिसने जनता की अदालत में अपनी काबिलियत को साबित कर दिया था, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें रेल मंत्री बनाया। उस दौर में भारतीय रेल की छवि बहुत अच्छी नहीं थी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि क्या ये सिर्फ उसी दौर की बात है। खैर, हम तो अभी उसी दौर की बात कर रहे हैं। ट्रेनें लेट चलती थीं, डिब्बे गंदे रहते थे और टिकट के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी। माधवराव ने इस मंत्रालय में एक सीईओ की तरह काम किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था रेलवे रिजर्वेशन का कंप्यूटराइजेशन। आज हमें ऑनलाइन टिकट बुक करना बहुत आम लगता है, लेकिन 80s में ये बहुत बड़ी बात थी। वीर संघवी और नमिता भंडारे अपने किताब में लिखते हैं कि माधवराव ने इस प्रोजेक्ट को खुद मॉनिटर किया और तमाम सरकारी अड़चनों के बावजूद इसे लागू भी करवाया। इसके अलावा उन्होंने भारत की पहली एयर कंडीशन इंटरसिटी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत की। 2018 में वंदे भारत के आने से पहले तक शताब्दी सीरीज की गाड़ियां सबसे प्रीमियम मानी जाती थी, आज भी पॉपुलर हैं। माधवराव ग्वालियर के महाराज थे और इसीलिए छोटे मोटे कामों के लिए पैसे लेने की उन्हें न आदत थी न उन्हें कोई ज़रूरत थी। इससे एक साफ सुथरी छवि बनी मिस्टर क्लीन की, और वो काम भी बहुत बढ़िया करते थे। तो इस तरह वो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन गए। लेकिन 1996 में उनकी इसी छवि पर एक बड़ा दाग भी लगा। देश में हवाला कांड का भूचाल आता है। जैन ब्रदर्स की एक डायरी में देश के कई बड़े नेताओं के नाम थे जिन पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा। उस डायरी में कथित तौर पर माधवराव सिंधिया का भी नाम था और ये उनके लिए एक बड़ा झटका बना। उन्होंने बिना देर किए नैतिकता के आधार पर नरसिम्हा राव सरकार में अपने मंत्री पद से फिर इस्तीफा दे दिया।
जब चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट देने से भी इनकार किया। माधवराव के सामने अपना करियर बचाने की चुनौती आ गई। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपनी एक नई पार्टी बनाई, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस MPVC। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ग्वालियर से वो चुनाव लड़े और भारी मतों से वो जीते भी। कुछ समय बाद अदालत ने उन्हें हवाला मामले में बरी किया और वो फिर से कांग्रेस में लौटे और इस बार उनका कद पहले से भी बड़ा था। वो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि एक ऐसे नेता थे जिसने मुश्किल वक्त में अपनी लड़ाई खुद लड़ी और जीती भी थी। राजीव गांधी के बाद वो सोनिया गांधी के भी सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक हुए। कई लोग उन्हें कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का एक मजबूत दावेदार भी मानने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 30 सितंबर 2001 माधवराव सिंधिया उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रैली को संबोधित करने के लिए एक प्राइवेट प्लेन से जा रहे थे। मैनपुरी के पास वो प्लेन क्रैश हुआ और इस हादसे में माधवराव समेत सभी 8 लोगों की मौत हो गई और मृत्यु के वक्त माधवराव सिंधिया की उम्र महज 56 साल थी। माधवराव सिंधिया की मौत ने कांग्रेस पार्टी और सिंधिया परिवार दोनों में खालीपन छोड़ दिया। अब सबकी नजरें माधवराव के 30 साल के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर थी। यूएस की हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े ज्योतिरादित्य पॉलिटिक्स से दूर एक कॉरपोरेट करियर चाहते थे, लेकिन पिता की विरासत का बोझ उनके कंधों पर था। पिता की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने पारंपरिक सीट गुना से पर्चा भरा, लड़े चुनाव और आसानी से जीते भी, और यहीं से ज्योतिरादित्य के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। वो यूपीए सरकार में मंत्री बने और अपनी एक मॉडर्न पढ़े लिखे नेता की छवि उन्होंने बनाई। कांग्रेस के अंदर उन्हें और राहुल गांधी को पार्टी का भविष्य माना जाने लगा, लेकिन 2014 में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के अंदर समीकरण बदलने लगे। ज्योतिरादित्य को महसूस होने लगा कि उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और यह एहसास सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त। उस चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस कैंपेन के मुख्य चेहरों में से एक थे। पार्टी ने एक मामूली बहुमत से जीत हासिल की और सरकार बनाने की स्थिति में भी आई। ज्योतिरादित्य मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने अनुभवी नेता कमलनाथ का साथ दे दिया। पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज में लिखते हैं कि इस फैसले में दिग्विजय सिंह जैसे पुराने नेताओं की भी बड़ी भूमिका थी। ज्योतिरादित्य को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा था, जो उन्होंने ठुकराया। उन्हें लगने लगा कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वहां उनके लिए ही कोई जगह नहीं है। असंतोष कई बार सार्वजनिक रूप से सामने आया, जैसे एक बार उन्होंने अपनी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो वो सड़क पर उतर आएंगे। इस कहानी का क्लाइमैक्स आया मार्च 2020 में। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल भी हुए। अब ये सिर्फ एक दल बदल नहीं था, एक तरह की घर वापसी थी। उनकी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया बीजेपी की ही संस्थापक थी। उनकी दोनों बुआ वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे बीजेपी की बड़ी नेता थीं। ज्योतिरादित्य के इस कदम ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिराई। इस फैसले ने सिंधिया परिवार की कहानी का एक सर्कल पूरा किया। जो लड़ाई 40 साल पहले राजमाता और उनके बेटे के बीच शुरू हुई, अब वो पोते के अपने दादी की पार्टी में लौटने के साथ खत्म भी हो गई। सिंधिया परिवार की कहानी सिर्फ सियासत की कहानी नहीं है, दौलत की कहानी भी है। इतनी दौलत की उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज में एक अनुमान बताते हैं कि आज परिवार की जितनी संपत्तियों पर विवाद चल रहा है, उनको आप जोड़ लेंगे तो कुल कीमत 40,000 करोड़ को पार कर जाती है। ये वो मिल्कियत है जो सिंधिया परिवार की ताकत का प्रतीक रही और अब एक बड़ी पारिवारिक लड़ाई की वजह बन गई है। इस कहानी के केंद्र में है ग्वालियर का जय विलास पैलेस। इसे महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने 1874 में बनवाया था। महल के दरबार हॉल में लगे 2 विशालकाय झूमर, जिनका वजन 3.5 टन है। 2 झूमर, एक 3.5 टन, दूसरा भी 3.5 टन। ये दुनिया के सबसे बड़े झूमरों में से एक है। विजया राजे सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं कि जब इन्हें लटकाने की बारी आई तो इंजीनियर्स को डर था कि छत इतना वजन शायद सह नहीं पाए। तब महाराज ने छत पर 10 हाथी चढ़वाकर उसकी मजबूती परखी थी। आज इस महल का एक बड़ा हिस्सा एक म्यूजियम बना हुआ है। सिंधिया परिवार की दूसरी सबसे फेमस प्रॉपर्टी है समुद्र बहर। वली सी फेस मुंबई में है। वहाँ पर 20 एकड़ में फैली ये ज़मीन महाराज माधोर सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के परदादा और माधवराव सिंधिया के दादा ने आगा खान से खरीदी थी। माधवराव सिंधिया अलाइफ में वीर संघवी लिखते हैं कि माधव महाराज ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि इस प्रॉपर्टी को कभी ना बेचा जाए, लेकिन उनके बेटे जीवाजीराव की मृत्यु के बाद विजया राजे सिंधिया ने सरकारी टैक्स चुकाने के लिए इसका एक बड़ा हिस्सा बेचा था।
आज यहाँ मुंबई की सबसे आलीशान रिहायशी इमारतों में से एक खड़ी है, जिसका नाम भी समुद्र महल ही है। इसी बिल्डिंग के एक डुप्ले में माधवराव सिंधिया रहते थे और आज भी ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही नाम है, जैसा कि उनके चुनावी हलफनामे में मिल जाएगा आपको। इन सब को मिलाकर सिंधिया परिवार की और भी हजारों करोड़ की संपत्ति है, जो बंटवारे के हेर फेर में फंसी हुई है। विवाद की जड़ क्या है? विवाद की जड़ महाराज जीवाजीराव सिंधिया की 1961 में हुई मृत्यु है। उन्होंने अपनी कोई वसीयत नहीं छोड़ी। उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि उनके जाने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिक्कत हो जाएगी। तब राजमाता विजया राजे ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत संपत्ति का बंटवारा करना चाहा। राजमाता ने पहले पूरी संपत्ति को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा विजय राजे सिंधिया के पास रहा, दूसरा हिस्सा उनके इकलौते बेटे माधवराव सिंधिया को मिला, तीसरा हिस्सा परिवार के सभी वारिसों यानी राजमाता माधवराव और उनकी 4 बेटियों पद्मा राजे, उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के बीच बराबर बांटा गया। यहाँ तक की कहानी सिंपल थी, लेकिन 1984 में माधवराव से हुए राजनीतिक झगड़े के बाद राजमाता ने 1985 में कहते हैं एक नई वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने माधवराव को अपनी संपत्ति से बेदखल किया। आज यही कानूनी लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि शाही संपत्ति पर प्रिमोजेनेचर का नियम लागू होना चाहिए। प्रिमोजेनेचर के अनुसार सबसे बड़े बेटे को सब कुछ विरासत में मिलता है। वहीं उनकी तीनों बुआ वसुंधरा, यशोधरा और उषा राजे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अपनी माता की 1985 की वसीयत का आधार मानती हैं और बराबरी की हिस्सेदारी का दावा करती हैं। अब ये मामला देश की अलग अलग कोर्ट्स में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए सभी पक्षों को आपसी सहमति से विवाद को सुलझाने की सलाह दी थी। 2023 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मीडिएशन के जरिए विवाद को सुलझाने तक सुनवाई पर रोक लगाई। हालांकि ज्योतिरादित्य के बीजेपी में आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि परिवार शायद एक साथ बैठकर कोई हल निकाल लेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यशोधरा राजे इस समझौते के लिए तैयार नहीं है, जबकि वसुंधरा राजे और उषा राजे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब तक प्रीमोजेनेचर का मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक किसी भी संपत्ति का अंतिम बंटवारा नहीं होगा। ये एक ऐसी कानूनी महाभारत है जिसमें महल, मिल्कियत, पैसा और परिवार सब कुछ दांव पर लगा है और इसका अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। इसी के साथ हम इस कहानी को देते हैं विराम। सिंधिया खानदान की कहानी भारत के इतिहास का एक आईना है। ये कहानी एक मामूली किसान परिवार के दिल्ली का किंग मेकर बनने की कहानी है और ये कहानी एक माँ और बेटे के बीच पॉलिटिक्स की वजह से आई दरार की कहानी भी है। और आखिर में ये कहानी है बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की। सिंधिया परिवार ने हमेशा सत्ता के साथ रहना सीखा है, चाहे वो मुगलों का दौर हो, अंग्रेज़ों का राज हो या आज का लोकतंत्र। इसे कुछ लोग राजनीतिक अवसरवाद कह सकते हैं और कुछ लोग इसे जिंदा रहने की कला भी कहेंगे, लेकिन एक बात साफ है, सिंधिया परिवार जानता है कि सियासत के शिखर पर बने कैसे रहना है। ये कहानी आपके लिए लिखी थी कमल ने और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।